गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ रहे थे और कल मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोर किस तरह से बनते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है और वॉल ऑफ पॉलन से पराग कोश की भित्ति के बारे में हम पढ़ रहे थे और हम पहुंच चुके थे टेपेटम कोशिकाओं में। ठीक है, तो वैसे तो देखिए अगर जो लोकेशन है कोशिकाओं की, या हम यूं कहें कि कुछ जातियों में ये द्विरूपी होते हैं, मैंने आपको बताया था सी टेपेटम और पी टेपेटम। परंतु अगर हम स्ट्रक्चर संरचना के आधार पर देखें तो टेपेटम कितने प्रकार की होती हैं, तो देखिए आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ टेपेटम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, संरचना के आधार पर टेपेटम कितने प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। पहली को हम कहते हैं पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम। ठीक है, ये पहले प्रकार की है और इसको हम प्लाज्मोडियल टेपेटम भी कहते हैं, इसे हम अमीबॉइड टेपेटम भी कहते हैं। एमीबॉइड टेपेटम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये है क्या, तो देखिए पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम ऐसी कोशिका है ये जिनमें इनकी आंतरिक और अरीय भित्तियां कुछ एंजाइमों की वजह से टूट जाती हैं और इनका जीवद्रव्य, देखिए हम यहाँ पर देखें कि ये तो एंडोथीशियम होती है। ठीक है, फिर आ जाती है मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर हो जाती है, क्लियर, और फिर आती है इस प्रकार से ये कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं कौन सी है, मैं बड़े रूप में बना देता हूं, ये टेपेटम कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि अगर ये पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम है तो आपको याद रखना है, तो पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम में इसकी आंतरिक और अरीय भित्तियां, अरीय भित्तियों का मतलब ये वाली भित्ति, आंतरिक भित्ति का मतलब ये वाली भित्ति। ठीक है, यानी इधर की ओर क्या है, ये तो यहाँ पर क्या है, माइक्रोस्पोर है। क्लियर, माइक्रोस्पोर मदर कोशिका है, या हम इसे पॉलन चैम्बर भी कह सकते हैं, ये पॉलन चैम्बर है। ठीक है, क्लियर। पॉलन चैम्बर में ये इसकी अरीय भित्तियां हो गई और ये इसकी आंतरिक भित्तियां हो गई। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, इस तरह से टूट जाती हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से टूटने से इनका जीवद्रव्य पॉलन चैम्बर में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, यानी यहाँ से इसका जीवद्रव्य निकल करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर, आगे बात समझ में। अब ये पोलन चैम्बर में इकट्ठा हो जाएगा और वहां पर ये एकजुट हो जाएगा, यानी कि फिर से ये एकजुट या सघन हो जाएगा और सघन होकर प्लाज्मोडियल टेपेटम बना लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियल टेपेटम कहते हैं। ठीक है, या हम इसे अमीबॉइड टेपेटम भी कह सकते हैं। क्लियर, इस प्रकार से ये प्लाज्मोडियल टेपेटम बनती है और ये पोलन ग्रेन को वृद्धि के समय पोषण देने का काम करता है। इसका काम क्या है कि यहाँ पर देखिए पोलन चैम्बर है तो यहाँ पर पोलन ग्रेन होंगे, इस प्रकार से ये टेट्राड फॉर्म में होते हैं, तो इनको पोषण देने का काम कौन करता है, ये पेरीप्लाज्मोडियल, जो कि अब प्लाज्मोडियल टेपेटम है, ये काम करता है इनको पोषण देने का। तो यह एक क्रियात्मक इकाई है और इनमें देखिए इनका जो केंद्रक है वो विभाजन भी करता रहता है। तो ऐसा प्लाज्मोडियल टेपेटम कौन से पादपों में पाया जाता है, ये पाया जाता है ब्यूटोसम में। ठीक है, ब्यूटोमस में, ब्यूटोमस। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडेस्केंसिया में भी होता है, ये ट्रेडेस्केंसिया इसमें पाया जाता है। इसके अलावा टाइफा में भी पाया जाता है। टाइफा जो है, टाइफा एलिस्मा इसकी जाति है। ठीक है, इसमें भी ये पाया जाता है। इस प्रकार नहीं, ये टाइफा एलिस्मा अलग ही है प्लांट। ठीक है, तो ऐसे पादपों में ये प्लाज्मोडियल टेपेटम होता है। याद रखना है आपको कि जो प्लाज्मोडियल टेपेटम है वो कब बनता है, तो देखिए
टेपेटम जो है उनमें कुछ पादपों में, उनमें टेपेटम में उनकी आंतरिक और अरीय भित्तियां हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से ब्रेक हो जाती है और इनका जीवद्रव्य बाहर निकल करके पॉलन चैम्बर में इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ पर ये सघन हो जाएगा। इसके केंद्रक विभाजन करते रहते हैं और ये सघन होकर के यहाँ पर ये पॉलन चैम्बर में उपस्थित माइक्रोस्पोर को पोषण देने का काम करता है। इसे कहते हैं हम प्लाज्मोडियल टेपेटम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे टेपेटम की। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं नंबर 2 जो है वो है नोड्यूलर और ग्लैंडुलर टेपेटम। नोड्यूलर और ग्लैंडुलर टेपेटम, इसे हम हिंदी में कहते हैं ग्रंथिल टेपेटम। ठीक है, तो अब ऐसी कोशिकाओं, ये जो है नोड्यूलर जिसे हम ग्रंथिल टेपेटम कहते हैं, ये कोशिकाएं पराग कणों का विकास पूरा होने तक मिडिल लेयर से जुड़ी रहती हैं और इनमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें प्लास्टिड होता है। तो नोड्यूलर की बात कर लेते हैं। ये पराग कणों का विकास होने तक, ठीक है, किससे जुड़ी रहती हैं? मिडिल लेयर से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, पहली बात तो ये मिडिल लेयर से जुड़ी रहती है। अब इनमें कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? इनमें देखिए कौन कौन से कोशिकांग हैं। इनमें प्लास्टिड होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, प्लास्टिड, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया व विशेष प्रकार की। हाँ, तो देखिए नोड्यूलर और ग्लैंडुलर टेपेटम क्या है? तो पराग कणों का विकास होने तक ये मिडिल लेयर से जुड़ी रहती है और इसमें प्लास्टिड, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और विशेष प्रकार की इसमें क्या पाई जाती है? प्रोयूबिस बॉडी पाई जाती है। विशेष प्रकार की प्रोयूबिस बॉडीज इनके अंदर होती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। अब इस अवस्था में नोड्यूलर टेपेटम बहुत पतली होती है। ठीक है, इस अवस्था में नोड्यूलर टेपेटम पतली होती है। क्लियर? यानी पतली भित्ति वाली होती है। अब हम डायग्राम बना लेते हैं। ये नोड्यूलर टेपेटम है। अब इसके अंदर क्या है? ये राइबोसोम है। ठीक है, क्लियर? ये इस प्रकार से इसके अंदर क्या है? यूबिस बॉडी है। ये यूबिस बॉडी है। क्लियर? और इसके अलावा इसमें प्लास्टिड होते हैं। ये टेपेटम कोशिका है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, जब स्पोरोजिनस टिश्यू में, यानी ये एपिडर्मिस है, ये है एंडोथीशियम, ये है मिडिल लेयर और ये यहाँ पर टेपेटम होती है। तो ये टेपेटम हमने यहाँ एक बना ली है और यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। तो जब स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोसिस होता है तो मियोसिस से पहले इनकी कोशिका भित्ति क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। यानी कि यहाँ पर मियोसिस हुआ नहीं है। मियोसिस से पहले आपको अब देखिए, यहाँ इस पोलन चैम्बर में घटनाओं को समझते हुए इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पोरोजिनस में मियोसिस से पहले, जहाँ वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होंगे, उससे पहले अब इन टेपेटम कोशिकाओं की भित्ति क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। ठीक है, ये इस तरह से मोटी हो जाएगी। क्लियर? और ये कब होता है? ये जब स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होगा? माइटोसिस होगा, सॉरी मियोसिस होगा, उससे पहले ही हो जाएगा। और इनका साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम और प्रोयूबिस बॉडी की संख्या बढ़ने से गाढ़ा हो जाता है। यानी कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? जैसे ये गाढ़ा हो गया है। आगे बात समझ में? अब देखिए आगे क्या होगा। अब जब परागकण की चतुष्क अवस्था आएगी, यानी अब यहां पर क्या आ जाती है? चतुष्क अवस्था आ जाती है। क्लियर? तो जब पराग कणों की चतुष्क अवस्था आ जाएगी
तो प्रोयूबिस बॉडी की सतह पर राइबोसोम की एक परत बन जाती है। तो देखिए यहां पर तो चतुष्क अवस्था आएगी, लेकिन इन टेपेटम कोशिकाओं में क्या होगा कि ये प्रोयूबिस बॉडी है, तो इसकी सतह पर इस तरह से क्या हो जाएगी, राइबोसोम की परत आ जाएगी। ये राइबोसोम इस प्रोयूबिस बॉडी पर जुड़ने शुरू हो जाएंगे। आई होप दैट कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इधर से थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। जैसे ये प्रोयूबिस बॉडी है, तो इस प्रोयूबिस बॉडी पर इस तरह से क्या आ जाएगी, राइबोसोम आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये राइबोसोम हो गए। ठीक है, और ये कब होता है, ये तब होता है जब आगे चतुष्क अवस्था आ जाती है उस वक्त। अब देखिए आगे क्या होगा कि जब परागकण चतुष्क अवस्था से मुक्त होते हैं, यानी कि ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे ये चतुष्क अवस्था से, तब इन टेपेटम कोशिकाओं में क्या होगा, यानी कि देखिए घटनाक्रम यहाँ और यहाँ दोनों साथ साथ चल रहा है, यानी इसका घटनाक्रम इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले जब मियोसिस से पहले क्या हुआ कि टेपेटम कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो गई, फिर मियोसिस हो गया और मियोसिस से चतुष्की बीजाणु बन गए। जब चतुष्की बीजाणु बनते हैं तब क्या होता है कि प्रोयूबिस बॉडी पर क्या आ जाते हैं, राइबोसोम जुड़ जाते हैं। और अब जब ये चतुष्की बीजाणु से परागकण मुक्त होंगे तब क्या होगा टेपेटम में, तब ये होगा कि टेपेटम कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से राइबोसोम युक्त प्रोयूबिस बॉडी बाहर निकलकर आ जाती है। ठीक है, यानी ये इसकी भित्ति है, हम इसको बना लेते हैं भित्ति, ये भित्ति है। ठीक है, क्लियर। तो ये कहाँ आ जाएगी, देखिए ये भित्ति है, तो ये झिल्ली को तोड़ते हुए, ठीक है, यानी ये प्रोयूबिस बॉडी यहाँ से यहाँ आ जाएगी, कहाँ पर, भित्ति और झिल्ली के बीच आ जाएगी। ये है प्रोयूबिस बॉडी, क्लियर। और ये कब होता है, ये होता है जब चतुष्की बीजाणु से परागकण बाहर आ जाते हैं, तब प्रोयूबिस बॉडी झिल्ली से निकलकर भित्ति और झिल्ली के बीच आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इन पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव होता है। किसका जमाव होता है, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का जमाव होता है। किस पर, इन प्रोयूबिस बॉडी पर। ठीक है, और अब ये क्या कहलाती है, यूबिस बॉडी कहलाती है। अब इनको हम क्या कहेंगे, यूबिस बॉडीज कहते हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से प्रोयूबिस बॉडी यूबिस बॉडी में बदल जाती है। अब काम क्या है ग्रंथिल टेपेटम का, ये तो हो गया, इसमें इसकी संरचना किस प्रकार की है, इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, लेकिन काम है इसका क्या कि यह ग्रंथिल टेपेटम मियोसिस के दौरान पोषक पदार्थों को पराग कोश तक पहुंचाती है। यानी पोषक पदार्थों को पराग कोश तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ग्रंथिल टेपेटम करता है। और जब अर्धसूत्रण हो जाता है तो पराग कणों की बाहरी भित्ति बनाती है और पराग कणों को पोषण देती है। तो अब इसमें देखिए जो स्पोरोपोलेनिन है युक्त यूबिस बॉडी जब आगे पराग कण की भित्ति बनती है ना इस तरह से, तो ये यहाँ पर इस तरह से इसकी भित्ति बनाने का काम भी कौन करता है, ये ग्रंथिल टेपेटम करती है। तो ये दो प्रकार की टेपेटम होती है, पहली हमने पढ़ी प्लाज्मोडियल और दूसरी है ग्रंथिल टेपेटम। ठीक है, आगे चलते हैं, टेपेटम कोशिकाओं में विभाजन कैसे होते हैं, देखते हैं टेपेटम कोशिकाओं में विभाजन। तो टेपेटम कोशिकाओं में विभाजन जो है वो तीन प्रकार से हम पढ़ते हैं। पहला है अंतःसूत्री विभाजन, ठीक है, अंतःसूत्री विभाजन, जिसे हम कहते हैं एंडोमाइटोसिस। ठीक है,
तो एंडोमाइटोसिस कैसे होगा कि इसमें विभाजन इस तरह से होता है कि केंद्रिक और केंद्रक झिल्ली अविभाजित रहते हैं। एंडोमाइटोसिस में क्या है कि केंद्रिक व केंद्रक झिल्ली अविभाजित रहते हैं, यानी कि इनका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। और गुणसूत्र डुप्लीकेशन द्वारा जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है, द्विगुणन होता है। किसका? क्रोमोसोम का द्विगुणन होता है। किसके अंदर? केंद्रक झिल्ली के अंदर ही होता है, केंद्रक झिल्ली के अंदर ही होता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि बहुगुणित केंद्रिकों का निर्माण हो जाएगा, बहुगुणित केंद्रिकों का निर्माण हो जाता है, होता है, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये कुकुरबिटा पीपो में इसी तरह का विभाजन होता है। तो ये विभाजन का प्रोसेस जो है वो कुछ इस तरह का है, देख लेते हैं। प्रोफेज अवस्था ये है जिसमें ये इसके गुणसूत्र हैं। अब इन गुणसूत्रों का क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है मेटाफेज अवस्था से एनाफेज अवस्था तक, ठीक है, इस प्रकार से। क्योंकि झिल्ली का तो विभाजन हुआ ही नहीं है, तो इस प्रकार से इनका क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है, हो गया। फिर डुप्लीकेशन के बाद की अवस्था आती है, इस प्रकार से, और फिर लास्ट का प्रोसेस है, यानी इसमें केंद्रक झिल्ली का विभाजन नहीं होता, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोफेज। उसके बाद आती है मेटाफेज, फिर एनाफेज, ये मेटाफेज, और फिर आती है एनाफेज, और फिर आती है टीलोफेज, ठीक है। तो इस दौरान देखिए क्या होगा कि केंद्रक और केंद्रिक झिल्ली का विभाजन नहीं होता है, गुणसूत्र डुप्लीकेशन करता है, केवल गुणसूत्र डुप्लीकेशन करता है, आपको ये याद रखना है। दूसरा विभाजन, ये तो हो गया एंडोमाइटोसिस। नंबर सेकंड है साधारण सूत्री विभाजन, ठीक है, माइटोसिस। इसमें क्या होता है साधारण सूत्री विभाजन में? इसमें देखिए कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है और संख्या के आधार पर टेपेटम में 2 से 16 केंद्रक बन जाते हैं। कोशिका द्रव्य का विभाजन तो होगा नहीं, केंद्रकों का विभाजन हो जाता है, यानी केंद्रकों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। ये पहले जैसे 1 था, तो ये आगे जब इसका विभाजन होगा तो कितने हो जाएंगे? ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। ये मोनोन्यूक्लिएट टेपेटम है, और जब इसमें विभाजन हो जाएगा तो इस तरह से ये बाइन्यूक्लिएट बन जाएंगे, ठीक है, इस तरह से बाइन्यूक्लिएट टेपेटम बन जाएंगे। ये मोनोन्यूक्लिएट है, यानी साधारण सूत्री विभाजन होता है, सीधी सी बात ये है। दूसरा विभाजन इस प्रकार का है, तो जैसे ये जियामेज में होता है, जियामेज, जियामेज यानी मक्का, और पहला जो था एंडोमाइटोसिस वो होता है कुकुरबिटा पीपो में, ठीक है। तीसरा जो आता है वो है प्रत्यानयन केंद्रक का निर्माण, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस। नंबर 3 है रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस, प्रत्यानयन केंद्रक का निर्माण। नंबर 3 है। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के विभाजन में एनाफेज अवस्था तक तो क्या होगा? गुणसूत्र सामान्य रूप से विभाजित होगा, लेकिन उसके बाद क्रोमोसोम अलग नहीं हो पाता है, जिससे एक डमरू के आकार का चतुर्गुणित केंद्रक बन जाता है, ठीक है। यानी नॉर्मल अवस्था में क्या होगा कि इस प्रकार से विभाजन तो हो जाएगा, ये केंद्रक है, ठीक है,
अब इसमें विभाजन होगा, ये 1, ये 2 और 3, ठीक है। इस प्रकार से विभाजन हो जाएंगे, यानी रेस्टिट्यूशन डिवीजन होगा। एनाफेज तक गुणसूत्र सामान्य रूप से विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये गुणसूत्र एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, और अलग नहीं होने की वजह से डमरू के आकार का केंद्रक बन जाता है। यानी कि इस प्रकार से एक डमरू के आकार का केंद्रक यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये केंद्रक बन जाएगा इस प्रकार का, इसको ही हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस, ये प्रत्यानयन केंद्रक है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 विभाजन इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखते हैं कंप्लीट टेपेटम के काम क्या है। हमने ग्रंथिल टेपेटम का देख लिया, ठीक है। टेपेटम का काम क्या है वो और देख लेते हैं, एक एक करके जानेंगे हम। देखिए फंक्शन ऑफ टेपेटम, इसका पहला काम क्या है। देखिए पहला काम इसका ये है कि टेपेटम कोशिकाओं में एक एंजाइम होता है, इनमें एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है, इनमें पाया जाता है कैलेज एंजाइम, ठीक है। कौन सा एंजाइम है ये, कैलेज एंजाइम, क्लियर। अब ये कैलेज एंजाइम करता क्या है कि जो पराग चतुष्क की कोशिकाएं होती है, यानी कि ये वाला जो चतुष्क होता है ना, जिसके अंदर 4 पराग कण होते हैं, इन पराग कणों को बांधे रखने का आपस में काम कौन करता है, एक कैलोज परत करती है। यानी कि इन चारों पराग कणों के बीच बीच में क्या होती है, ये कैलोज परत होती है, कैलोज लेयर होती है, ठीक है। तो इस कैलोज लेयर को ये कैलेज एंजाइम क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, जिससे कि ये चारों परागकण अलग अलग हो जाते हैं। तो पराग चतुष्क से पराग कणों को अलग करने का काम करता है टेपेटम, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कैलेज एंजाइम होता है जो पराग चतुष्क में उपस्थित पराग कणों के मध्य कैलोज परत को डिसमिस कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है, जिससे पराग चतुष्क से परागकण अलग हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है, देखिए कभी कभी टेपेटम कोशिकाओं द्वारा एक जैविक काम भी किया जाता है, एक बायोलॉजिकल वर्क इनके द्वारा होता है। जैसे ये पराग कणों की भित्ति पर विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाती है, ये पराग कण है और इस पराग कण की भित्ति पर इस तरह से विशेष प्रकार की क्या बना देती है, ये प्रोटीन बना देती है, कौन, टेपेटम कोशिकाएं, ठीक है। अब ये प्रोटीन जो है वो इन गुहाओं में इकट्ठी रहती है, जो परागकण की गुहाएं होती हैं वहां पर ये इकट्ठी रहती हैं। अब जब परागकण जल अवशोषित करता है तो ये प्रोटीन मुक्त हो जाती हैं, और ये मुक्त प्रोटीन ही पराग कणों द्वारा उत्पन्न रोग, हे फीवर और एलर्जी जैसे रोगों के लिए कारण होती है। यानी कि ये प्रोटीन जो है टेपेटम कोशिकाओं से बनाई जाती है, और पराग कणों द्वारा कुछ लोगों को जैसे पराग कणों से एलर्जी वगैरह होती है ना, हे फीवर होता है, एलर्जी होती है, तो वो किस वजह से होती है, वो इस प्रोटीन की वजह से ही होती है। और ये प्रोटीन बनाई किसके द्वारा जाती है, टेपेटम द्वारा बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है, पराग कणों की सतह पर बनाई जाती है। इसके अलावा इस प्रोटीन का एक काम और भी है, इस प्रोटीन का काम है वर्तिकाग्र की पहचान करना, ठीक है। टेपेटम कोशिकाओं द्वारा बनाई जाने वाली प्रोटीन द्वारा वर्तिकाग्र की पहचान भी की जाती है, ठीक है। जैसे इसको हम समझने के लिए इसको हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसे देखिए कि एक परागकण, जैसे ये एक परागकण है, ठीक है, और ये इस वर्तिकाग्र पर आया है, आ गया, लेकिन यह परागकण किस पर पहुंचा है, एक प्रतिरूप वर्तिकाग्र पर गिरता है। यानी कि इस परागकण को इस पर नहीं आना चाहिए था, इससे संबंधित पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना चाहिए था, लेकिन ये गलत, यानी प्रतिरूप वर्तिकाग्र पर आ गया है, ठीक है। तो ये प्रोटीन क्या करती है, अब ये जब प्रतिरूप वर्तिकाग्र पर गिरता है तो ये प्रोटीन वर्तिकाग्र पर कैलोज लेयर बना देती है। यानी कि इन पराग कणों पर उपस्थित प्रोटीन इस वर्तिकाग्र पर क्या कर देती है, इस तरह से कैलोज लेयर बना देती है, ठीक है, बन गई कैलोज लेयर।
अब कैलोज लेयर बनने से क्या होगा, पराग नलिका की वृद्धि उस वर्तिकाग्र पर रुक जाएगी, यानी कि इसके द्वारा अगर पराग नलिका बनाई भी जाएगी तो ये आगे इस वर्तिकाग्र के अंदर या स्टाइल में वर्तिकाग्र में प्रवेश नहीं कर पाती है, और इस प्रकार की क्रिया को हम परित्याग अभिक्रिया कहते हैं। रिजेक्शन रिएक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है। रिजेक्शन रिएक्शन यानी परित्याग अभिक्रिया के नाम से एग्जाम में 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया या रिजेक्शन रिएक्शन प्रक्रिया किसके द्वारा दर्शाई जाती है, टेपेटम कोशिकाओं द्वारा रिलीज प्रोटीन द्वारा दर्शाई जाती है। इसके अलावा टेपेटम कोशिकाएं पॉलन किट और ट्रिफिन का निर्माण भी करती है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होती हैं, इस तरह से पॉलन किट होती हैं इस परागकण की सतह पर। उस पॉलन किट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, टेपेटम कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यूबिस बॉडी का निर्माण भी टेपेटम कोशिकाएं करती है, जिससे कि आगे परागकण की भित्ति का निर्माण होता है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टेपेटम अपने एग्जाम के लिहाज से, सिलेबस के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एम्ब्रियोलॉजी में। कल हम साइटोकाइनेसिस और जो युगपत विभाजन है उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।